नमस्कार। आपने एमआरआई स्कैन करवाया और आपको पता चला है कि आपके घुटने में एसीएल टेयर कंफर्म है। अब कई बार रिपोर्ट में ये भी देते हैं कि आपको पार्शियल टेयर है या ग्रेड 1 या ग्रेड 2 टेयर है। तो इसका क्या मतलब होता है, क्या आपको सर्जरी करवानी पड़ेगी, ये मैं आपको बेसिक साइंस जो है इस वीडियो में आपसे डिस्कस करूंगा। अब बायोलॉजी समझिए। बायोलॉजी में क्या होता है कि जो अपना घुटना है वो एक साइनोवियल जॉइंट है, मतलब अलग अलग टाइप की जॉइंट्स होती हैं बॉडी में। एक साइनोवियल जॉइंट जो होती है उसमें ये फंक्शन होता है कि उसकी जो लाइनिंग होती है, कवर होता है, वो एक लेयर से कवर रहता है जिसको हम साइनोवियल बोलते हैं। उसका काम ये रहता है कि वो फ्लूइड बनाता है, मतलब नॉर्मली फ्लूइड बनाता है। 3 to 5 ml हर जॉइंट में फ्लूइड होता है, हर साइनोवियल जॉइंट में फ्लूइड होता है। अब घुटने में भी 3 to 5 ml फ्लूइड रहता ही है। ये क्यों रहता है ये मैं बताता हूँ। कोई भी जॉइंट हो उसका सरफेस जो है वो एक स्पंज से कवर्ड रहता है। स्पंज जैसे जिसको हम बोलते हैं कार्टिलेज। सो ये कार्टिलेज जो है वो हर बोन को कवर करता है हर जॉइंट में। तो घुटने में तो तीन बोन रहती हैं, फीमर, टिबिया और पटेला। तीनों का सरफेस जॉइंट बनाने में एक स्पंज से कवर्ड रहता है जो 4 to 5 मिलीमीटर थिक रहता है। अब इसका काम क्या रहता है, जब भी आप चलेंगे, रनिंग करेंगे या जो भी एक्टिविटी करेंगे वो शॉक एब्जॉर्बर के जैसे काम करता है, मतलब स्पंज के जैसे काम करता है। वो जॉइंट को प्रोटेक्ट करता है। अब होता क्या है कि अगर आपको न्यूट्रिशन चाहिए, इसको सरवाइव करना है तो न्यूट्रिशन मिलना है, और न्यूट्रिशन नहीं मिलेगा तो ये सरवाइव नहीं करेगा। तो बॉडी में जो मैकेनिज्म है इसको न्यूट्रिशन देने का वो है साइनोवियल फ्लूइड से। तो जो फ्लूइड रहता है वो क्या करता है, इसको जो भी रिक्वायर्ड ऑक्सीजन है या जो भी रिक्वायर्ड मटेरियल है वो उसको न्यूट्रिशन देता रहता है। क्योंकि नॉर्मल टिश्यूज को ब्लड जब आता है तो उसको न्यूट्रिशन मिलता है। ये जो टिश्यू है ये एवास्कुलर, मतलब कि ब्लड इनके सरफेस, कार्टिलेज के सरफेस तक नहीं पहुंचता है, इसीलिए इनको न्यूट्रिशन की जरूरत एक्स्ट्रा पड़ती है। ब्लड नहीं दे पाता है तो फ्लूइड के थ्रू ये पूरा किया जाता है न्यूट्रिशन का काम। अब ये फ्लूइड होने से दो प्रॉब्लम रहती है। एक तो ये है कि कोई भी इंजरी हो तो फ्लूइड जमा हो जाता है। जितना फ्लूइड बढ़ेगा, जितना जमा होगा, उतना घुटने में दर्द होगा। दूसरा, इस फ्लूइड में नॉर्मली क्या होता है, जब भी कोई इंजरी हो तो ब्लीडिंग होती है। ब्लीडिंग के बाद क्लॉट बनता है, और जब वो क्लॉट एब्जॉर्ब हो जाता है तो फाइब्रस टिश्यू बन जाता है, या हीलिंग बाय फाइब्रोसिस जिसको हम बोलते हैं वो होता है। अब फाइब्रोसिस मतलब कि स्कार फॉर्मेशन। तो जब भी स्कार फॉर्म होता है वो दो सरफेसेस को जकड़ देता है या स्टिफ कर देता है। तो उसी तरह अगर घुटने में अगर ब्लड हो और वो क्लॉट हो जाए, क्लॉट होने के बाद में वो फाइब्रोसिस हो जाए तो वो जॉइंट की जो सरफेस की जो बोन्स है उनको जकड़ देता है या स्टिफ कर देता है, तो जॉइंट में स्टिफनेस आ जाएगी। तो कुदरती ये मैकेनिज्म है जॉइंट में, नेचर का मैकेनिज्म है हमारी जॉइंट में। बायोलॉजी ऐसी है कि उस फ्लूइड में कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं, कुछ न्यूट्रिएंट्स ऐसे होते हैं, कुछ मॉलिक्यूल्स ऐसे होते हैं, वो क्या करते हैं कि ब्लड को क्लॉट होने नहीं देते। तो अगर ब्लीडिंग होगी किसी भी इंजरी की वजह से, लिगामेंट इंजरी होगी, कार्टिलेज इंजरी होगी, या कोई फ्रैक्चर हो गया और मेनिस्कस टेयर हो गया, तो ब्लीडिंग होगी। ब्लीडिंग होने के बाद वो क्लॉट नहीं होगा, और अगर क्लॉटिंग नहीं होगी तो हीलिंग नहीं होगी। हीलिंग नहीं होगी तो फाइब्रस टिश्यू नहीं बनेगा, और फाइब्रस टिश्यू नहीं बनेगा तो स्टिफनेस नहीं आएगा। तो बॉडी का मैकेनिज्म है जॉइंट में स्टिफनेस नहीं रहना है, क्योंकि जॉइंट का फंक्शन है मूवमेंट करना। तो नेचर ने या भगवान ने ये बनाया है कि उसका मूवमेंट बना रहे, इसीलिए अगर ब्लीडिंग हो भी इंजरी की वजह से तो वो ब्लड क्लॉट नहीं होता है और स्टिफनेस जॉइंट में नहीं आती। अच्छा, एक खास बात है, एसीएल और पीसीएल जो दो लिगामेंट रहते हैं जॉइंट में, ये जॉइंट के कैप्सूल के अंदर रहते हैं। मतलब कैप्सूल मतलब जॉइंट की जो कवर है ये उसके अंदर रहते हैं, और एक्स्ट्रा साइनोवियल रहते हैं, मतलब कि जो साइनोवियल कवर है, दूसरा कवर है जॉइंट का, उसके बाहर रहते हैं। तो इंट्रा कैप्सुलर, एक्स्ट्रा साइनोवियल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है समझने के लिए बायोलॉजी। अब पार्शियल टेयर में क्या होता है, पार्शियल टेयर हो गया या ग्रेड 1 टेयर हो गया, इसमें क्या होता है, ब्लीडिंग होती है, पर ज्यादातर ब्लीडिंग एक्स्ट्रा साइनोवियल होती है। इंट्रा कैप्सुलर, एक्स्ट्रा साइनोवियल। सो एक्स्ट्रा साइनोवियल अगर है तो वहां पे साइनोवियल फ्लूइड नहीं होगा, वहां पे ब्लड थोड़ा सा तो क्लॉट होगा। अगर क्लॉटिंग होगी तो फिर हीलिंग होगी। तो कई बार आप देखेंगे कि अगर पार्शियल टेयर है तो आपको सर्जरी की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो स्पॉन्टेनियस हीलिंग उसमें आएगा। हीलिंग स्पॉन्टेनियस का मतलब ये नहीं कि आप कुछ भी नहीं करेंगे तो वो हील हो जाएगा।
आपको ऐसे कंडीशंस बनाने पड़ेंगे ताकि आपकी बॉडी इस लिगामेंट को हील कर सके। तो कंडीशंस क्या क्या है? आपको पहले तो आपको बोलेंगे कि पैर को प्रोटेक्टेड वेट बेरिंग करना है, या आपको क्रचेस के साथ चलना है, या फिर आपको घुटने में बेल्ट लगा देंगे और बोलेंगे कि फोल्ड करना नहीं है, बेल्ट को इमोबिलाइज करके रखना है आपके पैर को। तो ये सब कंडीशंस से आपको क्या होगा कि लिगामेंट हीलिंग की कंडीशंस बनेंगी और लिगामेंट ओवर टाइम नेचुरली कुदरती हील हो जाएंगे। आपको बोलेंगे कि आपको एक्सरसाइज करना है, फिजियोथेरेपी करना है, आइस पैक लगा के रखना है। आइस पैक लगाने से घुटने में सूजन कम आती है, टिश्यूज कम सूजन हो तो टिश्यूज जल्दी हील होते हैं, बेटर हील होते हैं। तो एक फायदा आइस लगाने का वो है। दूसरा आपको बोलेंगे कि आपको फिजियोथेरेपी एक्सरसाइज करना पड़ेगा। एक्सरसाइज से क्या होता है कि जब भी इंजरी हो 6-8 घंटे में आपके मसल्स वीक होने शुरू हो जाते हैं। तो क्या होता है, अगर मसल्स वीक हो तो रिकवरी आपको उतना ही लंबा टाइम लगाएगी। तो आपको करना क्या है कि पहले दिन से ही मसल्स को जो जॉइंट के आसपास है उनको स्ट्रॉन्ग करके रखना है, उनको एक्सरसाइज करना है। तो कौन सी एक्सरसाइज करना है, कैसे करना है, ये आपको फिजियोथेरेपिस्ट बताएंगे। तो एक्सरसाइज भी इंपॉर्टेंट पार्ट है आपकी हीलिंग में। तो ये 2-3 चीजें हैं आपको ध्यान में रखना है। अगर पार्शियल टेयर भी है, ग्रेड 1 भी है, सर्जरी की जरूरत नहीं है, तब भी ये हील हो ऐसे कंडीशन आपको बनाने हैं। अच्छा, जब कंप्लीट टेयर है तो क्या होता है? अगर ACL आपका पूरी तरह से टूट गया है या कंप्लीटली टूट गया है तो ब्लीडिंग बहुत ज्यादा होती है। इतनी ब्लीडिंग होती है कि साइनोवियल फ्लूइड उसमें इन्वॉल्व हो जाता है। तो साइनोवियल फ्लूइड में जो फैक्टर्स हैं जो ब्लड क्लॉट होने नहीं देते हैं, वो ब्लड को क्लॉट होने नहीं देंगे, फिर वो हील नहीं होगा। तो कंप्लीट टेयर में आपको सर्जरी करवानी ही पड़ेगी। कौन सी सर्जरी करते हैं? नॉर्मली जो ACL है उसमें ACL रिकंस्ट्रक्शन सर्जरी करते हैं। मतलब कि जो टूटा हुआ लिगामेंट है वो तो निकाल देंगे, उसकी जगह पे दूसरा लिगामेंट डालेंगे। तो ये लिगामेंट पटेला टेंडन जो हम बोलते हैं घुटने के सामने से, वो निकाल के डालते हैं। या नॉर्मली आजकल जो बहुत ज्यादा करते हैं वो है हैमस्ट्रिंग टेंडन का। कई बार हम हैमस्ट्रिंग टेंडन की जगह पे क्वाड्रिसेप्स टेंडन भी ले लेते हैं, कई बार पेरोनियल टेंडन भी ले लेते हैं, और कई बार कैडावर से हम एक्यूलिस टेंडन ले लेते हैं। तो डिपेंड करता है कि कौन सा टेंडन लेना है, क्या बहुत सारे फैक्टर्स भी इन्वॉल्व होते हैं, वो मैं बाद में किसी और वीडियो में बताऊंगा। तो ये टेंडन क्या होता है कि टेंडन और लिगामेंट में फर्क रहता है। तो ओवर टाइम 6 महीने, साल, 1.5 साल क्या होता है कि ये जो टेंडन है कुदरती, ये टेंडन धीरे 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 लिगामेंट बन जाता है, चेंज हो जाता है, जिसको हम बोलते हैं प्रोसेस ऑफ लिगामेंटाइजेशन। और ये धीरे धीरे होता है। तो किसी को 6 महीने लग जाते हैं, साल भर लग जाते हैं, 1.5 साल लग जाते हैं। इसीलिए आपको बोलते हैं कि ACL सर्जरी के बाद आपको रिहेबिलिटेशन करना है। ये रिहेबिलिटेशन जब करते हैं तो ये इसमें क्या कर रहे हैं कि जो हमने नया लिगामेंट डाला है या टेंडन डाला है, वो लिगामेंट बनने तक उसको प्रोटेक्ट करते हैं, उसके अराउंड जो मसल्स हैं उसको स्ट्रेंथन करते हैं, और धीरे धीरे इस लिगामेंट, इस टेंडन को लिगामेंट बनने में उसकी मदद करते हैं। जैसे बैलेंसिंग सिखाते हैं इस लिगामेंट को, प्रोप्रियोसेप्शन जिसको हम बोलते हैं। तो ये प्रोसेस आपका बहुत जरूरी है। तो रिहैब सर्जरी के बाद अगर आप नहीं करेंगे तो आपकी सर्जरी फेल होने के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं। आपको सर्जरी अगर सक्सेस चाहिए तो ACL के बाद आपको मिनिमम 6 महीने या साल भर आपको रिहेबिलिटेशन एक्सरसाइजेस करने ही पड़ेंगे। तो ये फुल टेयर है तो आपको सर्जरी करनी पड़ेगी। अगर पार्शियल टेयर है या ग्रेड 1 टेयर है या सिर्फ एक बंडल टूटा है तो आपके सर्जरी के चांसेस बहुत कम है, आपको ACL की सर्जरी करवानी शायद नहीं पड़ेगी। अगर पार्शियल टेयर है, और एक कंडीशन में आपको बताऊंगा, अगर आपका पार्शियल टेयर है लेकिन आपको मेनिस्कस टेयर है या कोई एसोसिएटेड दूसरी इंजरी है, कार्टिलेज इंजरी है, तो आपको सर्जरी करवानी पड़ेगी। तो ये भी आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। अगर पार्शियल टेयर है, कोई इंजरी नहीं है, तो हो सकता है कि जस्ट फिजियोथेरेपी की से एक्सरसाइजेस से आपका ठीक हो जाएगा और सर्जरी की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन कंप्लीट टेयर हो या फिर पार्शियल टेयर हो, अगर उसके साथ कोई और इंजरी हो तो आपको सर्जरी की जरूरत